हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो इस क्लास में हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट नंबर फर्स्ट किया था, जिसके अंदर आपको मानसिक योग्यता परीक्षण का मैंने पूरा पार्ट कराया था, रीजनिंग का। यहाँ पे हमारे 40 सवाल दिए गए थे और 50 नंबर का। और इस वाले पार्ट में हम लोग जो है इसका अंगणित और भाषा परीक्षण सेकंड पार्ट करेंगे, क्योंकि यही पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपका ओरिजिनल पेपर है, बिना किसी छेड़छाड़ का, जो नवोदय ने लास्ट ईयर दिया था। तो देख लीजिए, इस तरह के सवाल आपके आएंगे और इन सभी को हम एक एक करके अच्छे से समझते हुए सोल्व करेंगे, जिससे आप सभी को पता चले कि भाई कोर्स में क्या आने वाला है और किस तरह के सवाल आए थे। और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कितने सवाल इसमें से आपके सही गए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेस्ट ऑफ लक। अंगणित परीक्षण में आपको टोटल 20% करने को मिलेंगे, 41 से लेकर 60 तक के। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि आपको 25, 45 और 75 के एलसीएम बताओ क्या होगा। तो एलसीएम यहाँ पे बच्चों आप सिंपल तरीके से निकाल लेना, 25, 45 और 75। रफ वर्क करने के लिए आपको पेपर के पीछे रफ वर्क मिलेगा और इस पेपर में कहीं पर भी आप रफ वर्क कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं। पंजो पंजो 25, 5 निम 45 और 75 हो जाएगा, 15 पंजे 75। फिर 5 से इसको कट कर देना, 5 वन जा 5, 9 ऐसे रहेगा और 5 3 जा 15। 3 से कैंसिल करोगे, 3 3 जा 9 और 3 एकम 3 और उसके बाद 3 से कैंसिल करोगे। यहाँ पे आपका बच्चे एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जो भी हमने प्राइम फैक्टर्स के निकाले हैं, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। पंजो पंजो 25 दिया 75 दिया 225। तो आपका जो एलसीएम आएगा वो 225। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। देखो 4 अंकों की उसने छोटी से छोटी संख्या कहा है, तो ध्यान रखना, अगर हमें बच्चे छोटी छोटी संख्या के बारे में बात की जाए तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है 1000। जितने भी आपको छोटी छोटे अंकों की संख्या चाहिए, अगर 4 पूछा है तो 1 के आगे 3 लगा देना। 2 अंकों की पूछता तो 1 के आगे 2 लगा देते, तो 100 हो जाती है। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या, लेकिन 4 अंकों पूछी है तो ये, और कह रहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंड बताओ। तो मैं आपको एक सिंपल सा शॉर्ट मेथड बता रहा हूं कि अगर आपको 1000 के गुणनखंड करने हैं तो यहाँ पे 3 जीरो है, तो इसके अंदर 3 बार 5 होना चाहिए और 3 ही बार इसमें 2 होना चाहिए। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। वैसे ही अगर आपको पूछता कि भाई 100 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो कितने जीरो है बच्चा, इसमें 2 जीरो हैं, तो आपको बस क्या करना था, 2 बार 5 लिखना है और 2 बार 2 लिखना है, तो आपके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है ये अभाज्य गुणनखंड निकालने का। अगर आपको 100 का निकालना हो, 1000 का निकालना हो या फिर 10,000 का निकालना हो, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इनकी जीरो को गिन लेना है। जितने जीरो होंगे उतने ही टाइम 5 आएगा और उतनी बार 2 आएगा और वही इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि यदि 72 तथा 180 का महत्तम समाप्त वर्ती, ये हमें संख्या दी है, मान लो ये संख्या ए है ये बी है, इन दोनों का मास दिया हुआ है HCF 36। तो कह रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ की एक प्रॉपर्टी होती है कि एलसीएम लासा गुणा मासा HCF बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं का गुणनफल जो है उनके लासा और मासा के बराबर होता है। हमसे पूछ रहा है इसका लासा बताओ क्या होगा। अब ऐसी कंडीशन बच्चे, अगर मुझे एलसीएम निकालना तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल, और ये जो मासा है ये इसके बटे में आ जाता है HCF। तो अब आगे के लिए ध्यान रखना, कभी आपको संख्या दिया जाए, मासा दिया जाए और लासा पूछ ले, तो आपको क्या करना है, संख्याओं का गुणनफल जो कि आपको 72 और 180 दी हुई है, ये आपकी संख्या है, इनको डिवाइड कर देंगे इनके मासा से, और मासा कितना हमारे पास 36। इसको हल करेंगे बच्चे, कैंसिल करेंगे, 36 कम 36 और 36 दूनी 72, कितना हुआ एलसीएम इसका 2 इंटू 180। 2 की हम 180 से गुणा करेंगे तो 360, तो इसका एलसीएम बच्चे 360 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अब ये आपका कहाँ कहाँ पर काम आने वाला है ये देख लो। अगर आपने एलसीएम निकाला है तो संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ आ जाएगा, और अगर पूछता कि एचसीएफ क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में एचसीएफ बराबर क्या करते हैं आप, संख्याओं का गुणनफल और डिवाइड बाय एलसीएम कर देते हैं। नोट कर लेना अपनी नोटबुक में इस फॉर्मूले को भी। साथ ही हो सकता है वो आपको एलसीएम और एचसीएफ दे देता और पूछ लेता कि एक संख्या देता और पूछता कि दूसरी संख्या हो क्या होगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें एक संख्या दी और दूसरी संख्या में बतानी है कि बी क्या होगी, तो आप क्या करोगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय जो भी आपको दी गई संख्या उससे डिवाइड करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो इसी फॉर्मूले से आपके 3 चीजें और निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न का सरलीकरण करने पर क्या परिणाम आएगा। देखो यहाँ पर हमें सरलीकरण करना है, तो सरलीकरण जब भी आपको करना है तो आपको बोर्ड मास का याद रखना है। बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी कि अगर आपको इस तरह का कोई सवाल दिया जाए तो इसमें आपको पहले क्या फंक्शन लगाना है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। देखो यहाँ पे इसमें सिर्फ 2 ही साइन है, एक डिवाइड का साइन है और एक आपका मल्टीप्लाई का साइन है। तो ऐसी कंडीशन में देखो डिवाइड पहले आता है और मल्टीप्लाई बाद में, इस क्रम से हम इसको लेके चलते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपका डिवाइड और मल्टीप्लाई है तो पहले आपको भाग करना होगा, बाद में गुणा करनी होगी।
तो चलिए इसको हल करते हैं। सवाल दिया है 2 सही 1/17। तो 2 सही 1/17 का मतलब हो गया 17 दूनी 34 और 1 35। कितना हो गया? 35/17 भाग 7/10 और गुणा 33 से कम 33 और 1 34, 34/33। अब इसको हल करेंगे। देखो बच्चे, जब हम भिन्नों को भाग करते हैं तो भिन्न भाग कैसे होती है? 35/17। ये जो भाग का निशान है, इस भाग के निशान को गुणा में बदल के जिससे हम इसको भाग कर देते हैं उसको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल या प्रतिलोम भी बोलते हैं। तो इसके 10 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे। इसको हल करेंगे बच्चे हम। 7 पंजे 35 और गुणा में 34/33 तो चल ही रहा है। अब इसको अगर और कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। 17 17 एकम 17 और 17 दूनी 34। इसको हल करेंगे, बाकी तो और कुछ कैंसिल होगा नहीं। तो यहाँ पे जो जो हमारे पास बचा ऊपर वो लिख लेंगे। 5 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइड बाय 33। इसको हल करेंगे बच्चे हम यहाँ पे। तो 5 और 50 दूनी कितना हो गया? 100। तो ये हो गया आपका 100/33। लेकिन हमारे आंसर में तो 100/33 कहीं पर नजर नहीं आ रहा। तो इसको हम ना उसमें बदलेंगे मिश्रित भिन्न में। कैसे बदलते हैं? देखो, ये अंश है और ये आपका हर है। तो अंश को बच्चे हर से भाग कर देते हैं। 33 से इसको भाग करेंगे। 33 दिया कितना हो गया आपका? 99। 100 में से 99 गया 1। तो जब इसको बदलते हैं तो ये जो भागफल होता है इसको पहले लिखेंगे, शेष फल को इसके ऊपर, और जिससे भाग करें उसको नीचे। तो 33 सही है 1/33। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? अब देखिए सवाल नंबर 45। सवाल नंबर 45 में क्या पूछा गया है? एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ये आपको गति यानी कि चाल दी है, स्पीड यहाँ पे दी गई है कितनी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2:15 पर चलती है दोपहर में और 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया? 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए कितने बजे स्टेशन पर पहुंचेगी? तो हमसे पूछ रहा है कि भाई 2:15 पर ये चली है और 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन है, वहां पर कितने बजे पहुंच जाएगी? तो हमें पहले पता करना होगा कि ये ट्रेन कितना समय लगा रही है। और समय बराबर क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर और चाल है आपकी 72। इसको हल कर लेंगे बच्चे, यहाँ से काट लेंगे। 18 पंजे 90 और 18 चौके 72। कितना हो गया? 5/4 घंटे। लेकिन हमें तो समय मिनट और सेकंड में चाहिए, तो 5/4 घंटों को हम घंटे बदलेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 5 को हमें 4 से भाग करना है। 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1। तो कितना घंटा हुआ? 1 सही 1/4 घंटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा तो आपका पूरा है और ये 1/4 घंटा है इसको मिनट में बदल देंगे। और 1/4 1 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 + 4 से 60 को काट देंगे 15। तो टाइम हो जाएगा 1 घंटा 15 मिनट इसको लगेंगे वहां पर पहुंचने में। अब बात करते हैं कि पहुंचेगी कितने बजे, हमें तो ये बताना है। तो ये गाड़ी चली थी 2:15 पर और उसको पहुंचने में लगा है 1 घंटा 15 मिनट। तो इसमें 1 घंटा 15 मिनट और जोड़ देंगे। 15 15 हो गया 30 और 2 और 1 3। ये गाड़ी 3:30 PM पर पहुंचेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो है उनके बीच 23 मीटर का अंतर है, जहां पे लंबाई जो है वो बड़ा है चौड़ाई से। यदि एक हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर हो तो इसके फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा? हमें ये बताना है। देखो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया है 23 मीटर, यानी कि अगर लंबाई में से चौड़ाई को माइनस करता हूँ तो किसके बराबर होता है? 23 मीटर के बराबर हो जाता है। तो इसकी कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे मान लेंगे कि लंबाई बराबर हमारा क्या है? एक्स है। और चौड़ाई बराबर, लंबाई हमने क्या माना? एक्स। तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? चौड़ाई बराबर हो जाएगा हमारा x-23। ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने पहले ही हमें बताया था कि इनका अंतर जो है 23 है। अगर इनका अंतर 23 है और लंबाई ज्यादा है तो यानी कि लंबाई जो भी होगी चौड़ाई उसके अंतर से उतना ही कम हो जाएगी, तभी तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 23 आएगा। तो लंबाई को हमने x मान लिया और चौड़ाई को x-23। उसने कहा कि इस होल के फ्रस का जो परिमाप है वो 206 मीटर है। तो आप जानते हो परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है बच्चे 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। फॉर्मूला याद रख लेना, नहीं है तो नोट कर लेना। परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और यही परिमाप हमें 206 मीटर ऑलरेडी इसने दिया हुआ है। अब इसको हम हल करेंगे बच्चे। 2 गुना लंबाई कितना हमने माना? x है। लंबाई हमारे पास x मीटर है और चौड़ाई हमारे पास है x-23। तो यहाँ पे लिखेंगे x-23 बराबर 206। अब यहाँ से बच्चे एक्स एक्स कितना हो गया? 2x माइनस में 23। और देखो ये जो बाहर गुणा में है संख्या, ये जो बाहर गुणा में होती है वो बराबर से इधर जाकर निशान बदल जाते हैं, यानी कि अगर ये गुणा में है तो इधर भाग में चली जाएगी। तो ये हो जाएगी 206 डिवाइड बाई 2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 ही कम 2, 0, 2 तिया 6। तो बच्चे 2x-23 बराबर कितना हो गया? 103। तो यहाँ से बच्चे 2x बराबर, इसको हल करेंगे हम।
तो ये जो 23 माइनस है बराबर से इधर जाके प्लस हो जाएगा, 103 प्लस में 23, तो 2x बराबर कितना हो गया हमारा, 103 और 23 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 126। तो बच्चे 2x बराबर हो गया 126, तब x बराबर हो जाएगा 126, जो x के साथ गुणा में होता है ना बच्चे, यहाँ पे भाग में आ जाता है, 2 6 12 और 2 3 6, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 63। तो यहाँ से हमें बच्चे लंबाई मिल गई, लंबाई को हमने क्या माना था, x माना था, तो लंबाई बराबर हमारा x आया 63, तो लंबाई हो गई 63 मीटर। अब बात करते हैं यहाँ से चौड़ाई, और चौड़ाई बराबर क्या थी, x माइनस 30, तो बच्चे 63 माइनस हम 23 करेंगे, तो माइनस करने पर हमें आएगा मिलेगा 40 मीटर। तो अब बच्चे हमारी लंबाई और चौड़ाई हमारे पास आ गई। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था इस फर्श का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा, तो एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, कोई भी आयताकार है उसका एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है हमारे पास 63 और चौड़ाई है 40, मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो जब बाद में जीरो है तो पूरे की मल्टीप्लाई मत करो, 4 की कर लो, 4 तिया 12, 4 6 24 और 1 25, और ये जीरो बाहर लगा दो, तो 2520 वर्ग मीटर जो है इसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्लियर। जब भी आपको लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया जाए और इसमें कुछ भी बता दिया जाए कि लंबाई चौड़ाई से बराबर है, तो आपको लंबाई को मानना है x और चौड़ाई को x माइनस 23, जो भी अंतर दिया है उससे उतना ही कम मान के उसको चलना है। क्लियर। और परिमाप का फॉर्मूला याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न भी अच्छा है, इसमें क्या कहा है कि इसने आपको भिन्न दी है और इस भिन्न को 12 सही 1/16 को आपको बदलना है दशमलव में। तो जब हम भिन्न को दशमलव बदलते हैं, इस तरह की भिन्न हमें पास मिलती है 12 सही 1/16, तो आपको क्या करना है, इस 12 से कोई मतलब नहीं है, आपको ये 1/16 को बदलना है। इसे कहाँ रखेंगे बताऊंगा। इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 12 दशमलव कुछ आएगा। अब ये 12 दशमलव कुछ क्या होगा वो हमारा डिसाइड करेगा 1/16। तो ये हमारा जो है 1/16, इसको हम बदलेंगे भिन्न में, और भिन्न में बदलने के क्या करते हैं, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, यानी कि ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, हमेशा ध्यान रखना न्यूमरेटर को ही डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली से। बहुत सारे बच्चे छोटा बड़ा देख के करते हैं, वो नहीं करना, ऊपर वाली संख्या को तो डिवाइड करेंगे बच्चे, 16 से 1 भाग करेंगे नहीं होगा, दशमलव लगा के यहाँ पे जीरो लगाएंगे, तब भी भाग नहीं हो रहा है तो फिर जीरो लगा के फिर एक जीरो उतारेंगे। 16 छिक्कम कितना हो गया 96, 100 माइनस 96 आपका 4 हुआ है, फिर एक जीरो, 16 दूनी कितना हुआ 32, 40 में से 32 गया 8 बचा, फिर जीरो, 16 पंजे 80। तो बच्चे आपने जब 1/16 को डिवाइड किया भिन्न में तो कितना हुआ, 0.625 हुआ। अब बस 12 के पीछे 1/16 को जो हमने बदला भिन्न में, जो भी हमारा भिन्न में बदल के आई ये वाली संख्या, इसी को इसके पीछे रख देंगे, 0.625, तो 12 से ही 1/16 हो जाएगा 12.0625। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 48 है आपका साधारण ब्याज से। यहाँ पे कहा है 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में 1500 से 1800 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे हमें वार्षिक दर दी गई है कितनी, आर बराबर 8%, ये पूछ रहा है कितने वर्ष में, यानी कि हमारा जो मूलधन था वो 1500 रुपये था, मूलधन कितना था 1500 रुपये, और ये मूलधन कितना हो जाएगा 1800, ये हमारा मिश्र धन हो गया। मिश्र धन बोलते हैं जब मूलधन में ब्याज प्लस हो जाता है। तो पहले मुझे यहाँ पे ब्याज निकालना पड़ेगा, तो ये धन 1500 से 18 हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, 1800 रुपये में से 1500 रुपये माइनस कर देंगे तो हमारा जो ब्याज है वो बच्चे 300 रुपये आ जाएगा, क्योंकि ब्याज की वजह से ही तो 1500 से 18 हुआ, 1500 में जब हमने 300 ब्याज किया तभी ये प्लस हुआ होगा 1800। अब हमसे पूछा कितने वर्ष में, तो बच्चे समय अगर हमें निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है ब्याज गुणा 100, नोट कर लेना बेटा सूत्र को, ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर। ब्याज कितना है हमारा 300 रुपये, इंटू में 100 करेंगे, मूलधन हमारा कितना है बच्चे 1500 रुपये, जो धन के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, और इंटू में दर है हमारी 8%। इसको हम हल करेंगे यहाँ से, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, और 3 पंजे 15, और 5 से बच्चे हमारा 100 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और जीरो, तो ये हो गया 20/8, 4 से काट दो, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, तो कितना हुआ 5/2, जिसको हम लिख सकते हैं 2 सही 1/2, तो 2 सही 1/2 वर्ष में ये धन 1500 से 1800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, एक साइकिल की कीमत, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इन्होंने इस बार अच्छा सवाल दे ही दिया। एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी होनी है, यानी कि 20% जो है वो कम होता है उसका रेट, और जिसकी वजह से उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो दुकान पर इस बिक्री पर इसका क्या असर पड़ा, तो अब हमें बताना है। देखो बच्चों, जब एक बार कमी होती है, एक बार जब परसेंटेज जो हमें दे रखा है उसमें अगर एक बार हमारी कमी हुई, देखो 20% की घटोतरी हुई है, और दूसरी बार में फिर इसी परसेंट में 20% की बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा जो फाइनल परसेंटेज होता है वो हमेशा कम होता है, यानी कि उसमें हमेशा कमी होती है। और वो कमी प्रतिशत किसके बराबर होती है वो समझ लो, अगर दोनों सेम सेम है तो वो जो कमी प्रतिशत होगी वो इन दोनों के गुणनफल, यानी कि 20 × 20
डिवाइड बाय 100 के बराबर होती है। तो 0 से 0 गया और 0 से 0, 2 दूनी कितना हो गया, तो उसमें फाइनली जो उसकी बिक्री है दुकान की उस पर 4% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ध्यान रखना, जब सेम कमी और सेम वृद्धि या फिर पहले वृद्धि और फिर सेम कमी, ऐसी कंडीशन में जो फाइनल होता है उसमें कमी रहती है और वो कमी इन दोनों के गुणनफल डिवाइड बाय 100 के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ये भी आपका बोर्ड मास पर ही आधारित है। बोर्ड मास में सबसे पहले होता है ब्रैकेट हल, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है 20/5 भाग 2 प्लस 16/8 गुणा 2 प्लस 10/5 गुणा 3 प्लस 2। तो सबसे पहले बच्चे ब्रैकेट को हल करेंगे। देखो यहाँ पे भाग करना है 20 को 5 से, 5 को 20 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, फिर भाग का निशान है 2 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर बच्चे यहाँ पे ब्रैकेट आया तो 16 को 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी 16, और फिर यहाँ पे गुणा का निशान सेम टू सेम उतार लेंगे, फिर प्लस 10 को हम 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी आपका 10 हो गया गुणा, और यहाँ पर भी ब्रैकेट है देखो, तो 3 में 2 को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। फिर 4 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, फिर प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी आपका 4 हो गया, और फिर 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। स्टेप वाइज सवाल करोगे कभी गलती नहीं होने वाली। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, और 10 और प्लस 6 कितना हो गया 16। तो इसको पूरा हल करने पर हमारा उत्तर आएगा 16। बस आपको बोर्ड मास ध्यान रखना है, BODMAS, इसका मतलब होता है पहले ब्रैकेट हल, अगर ऑफ है तो उसको लगाएंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर सवाल में घटाएंगे। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि यहाँ पे पूरे 20 सवाल होंगे, तो अभी 10 हुए हमारे और 10 बचे हुए हैं। ये सवाल भी इस बार इस पेपर में बहुत अच्छा इन्होंने दिया था, मतलब वैसे तो पूरा पेपर ही अच्छा था और ये टफ पेपर भी था, मैं आपको बता दूं। इस साल ये नवोदय दिया था, काफी बच्चे इसमें रह गए थे, क्योंकि भले ही आपको अब सवाल ये आसान लग रहे हो, लेकिन ये सवाल अपने आप में कक्षा 5 वाले बच्चों के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि इनकी भाषा भी समझनी होगी ना। देखो, एक 600 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 720 रुपए हो जाती है। तो यदि ब्याज की दर को 2% अधिक कर दो तो 4 वर्ष में अब ये राशि कितनी हो जाएगी। पहले 600 रुपए की जो राशि थी वो 4 वर्ष में कितनी हो रही थी, 720, लेकिन अब उसने 2% ब्याज की दर बढ़ा दी, किस पर, 600 पर। तो हम क्या करेंगे, ये जो उसने दर बढ़ाई है कितनी, 2% जो इसने दर इंक्रीज करी है, हम इस प्रतिशत किस 2% के अनुसार ही 4 साल का और ब्याज निकाल लेते हैं कि कितना ब्याज फालतू मिलेगा, क्योंकि दर बढ़ाई है। और ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा में दर और इंटू में समय और डिवाइड बाय 100। तो बच्चे हमारा जो मूलधन था किस पर, 600 रुपए पर, तो मूलधन हो गया 600 गुणा दर 2% बढ़ाई, ध्यान रखना पूरा नहीं निकाल ले, जो बढ़ाया सिर्फ उतना निकाल लें, और इंटू में समय, समय कितना है 4 ही वर्ष, और डिवाइड बाय 100 करेंगे। 100 से 600 कटेगा 6 बार, तो 6 दूनी 12 और चौक 48, तो यानी कि उसको पहले जो भी ब्याज मिल रहा था अब उसमें 48 रुपये से पहले से ज्यादा मिलेंगे। तो पहले 600 रुपए के हो जा रहे थे कितने, 720, अब 2% बढ़ाने के बाद, 2% बढ़ाने के बाद जो अब बढ़ेंगे वो 720, तो उसको पहले मिलते ही अब उसमें 48 रुपए ज्यादा और मिलेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 768 रुपए अब उसको मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। जब भी ऐसा सवाल दिया जाए जिसमें कहा कि 2% अधिक या 2% कम हो जाती है, तो उसके लिए पहले हम ब्याज निकाल लेंगे, अगर उसने प्रतिशत को बढ़ाया है तो जो भी हमारा इसमें ब्याज आया उसको इसी में टोटल राशि में प्लस कर देंगे, और अगर प्रतिशत कम कहता तो उसको माइनस कर देते। क्लियर बच्चे, अगला प्रश्न देखो। एक तार है जो कि 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, ये तार की कुल लंबाई दे रखी है 2 सही 3/4 मीटर, और वो दो भागों में टूट गया, लेकिन उसने कहा एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तो बड़े भाग की लंबाई क्या होगी। तो बच्चे अगर हमें बड़े भाग की लंबाई ज्ञात करनी है तो इसमें हम ये लिखेंगे, थोड़ी सी बात ध्यान रखना, और उसको बेसिक भी बताऊंगा, मैं पहले तुम्हें शॉर्ट बताता हूँ। बड़े भाग की अगर आपको लंबाई निकालनी है तो आपको क्या करना है, टोटल तार की लंबाई, अगर उसने पूछा बड़े भाग की, क्योंकि दो भाग में टूटा, एक हिस्सा बड़ा है और दूसरा हिस्सा थोड़ा उससे छोटा है, तो अगर बड़े भाग की लंबाई पूछा है तो जितना उस तार से बड़ा है उसको इसमें प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 यानी कि 1/2 से गुणा। अब इसको हल करेंगे तो 1/2, ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 3 11/4 प्लस 5/8। इसको हल करेंगे 1/2, 4 और 8 का एलसीएम कितना हो गया बच्चे, 8 हो गया, 4 दूनी 8 11 दूनी 22 प्लस 5। इसको हमने हल किया तो 1/2 गुणा 22 और 5 कितना हो गया, 27/8। कुछ कट रहा है तो काट देंगे, कट तो मुझे लग रहा है कुछ भी कट रहा है, तो इसको गुणा करेंगे 27 ही कम 27 और 8 दूनी 16, 27 बटे कितना हो गया 16, इसको उसमें भिन्न में बदलेंगे, मिश्रित भिन्न में,
तो 27 को भाग करेंगे किससे, 16 से, तो 16 से कम 16, 27 में से 16 गया, कितना बचा 11, तो आपको उत्तर आया एक सही 11/16 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। यहीं पर बच्चे आपसे बड़े भाग की जगह पूछ लेता कि छोटे भाग की लंबाई क्या होगी, दो ही तो चीजें पूछ सकता है, या तो भाई बड़े भाग की लंबाई पूछेगा या फिर छोटे भाग की लंबाई पूछेगा। अगर वो पूछ रहा है छोटे भाग की लंबाई क्या होगी, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जहां पे हमने प्लस किया था जितना ही अधिक था उसको बस माइनस कर लेंगे, बाकी सेम टू सेम प्रक्रिया रहेगी, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर बच्चे। क्वेश्चन संख्या 53 देखिए, एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक छोटे घन की भुजा क्या होगी। तो देखो एक बड़ा सा घन है हमारे पास, ये एक बड़ा सा घन हमें दिया गया है और इस घन की भुजा भी हमारे पास है। इस घन की भुजा है कितनी, 27 सेंटीमीटर। तो इसकी जो साइड है वो आपको 27 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसको जब पिघलाया और पिघला के 27 छोटे छोटे उसमें बांट दिया, छोटे छोटे 27 घनों में इसको बांट दिया। हमें बतानी है जो छोटे वाला घन है ना इसकी भुजा कितनी होगी। तो बच्चे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें घन दिया है इसका हम आयतन निकाल लेंगे, और इसका आयतन घन का क्या होता है, भुजा की घात 3, यानी कि भुजा की जब हम 3 बार गुणा करते हैं तो ये इसका वो आ जाता है। इसकी भुजा कितनी, 6 दे रखी है बच्चे, 27 नहीं 6, तो इसका जो आयतन होगा वो 6 × 6 × 6 हो जाएगा, 6×6 = 36, 216, तो इसका आयतन हो गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालने इसके कितने टुकड़े किए गए, इसके 27 टुकड़े किए गए, यानी कि ये जो पूरे बड़े वाले घन का आयतन आया ये छोटे वाले 27 घनों के बराबर है। तो हम मान लेंगे कि जो छोटे वाला घन है इसकी भुजा कितनी है आपकी, इसकी भुजा आपकी कैपिटल ए है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 27 A की घात 3, क्योंकि 27 टुकड़े करे हैं और आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3, तो बच्चे इसका जो आयतन है A की घात 3 बराबर 216 बटे कितना हो जाएगा 27। यहां से हम इसको हल कर देंगे, हल करने पर 3×9 = 27, 3×7 = 21 और 3×2 = 6 और 9×8 = 72। तो बच्चे छोटे वाले जो घन का आयतन है वो आ गया आपका 8 सेंटीमीटर क्यूब। हमसे तो पूछा है भुजा कितनी होगी इसकी, तो साइड बराबर क्या होता है, अगर मुझे साइड निकालनी तो साइड बराबर होता है घनमूल ऑफ आयतन। तो इसका घनमूल निकालेंगे, 2×2 = 4×2 = 8, तो 3 के जोड़े में से एक बाहर लेंगे, तो इसका जो भुजा होगी वो आपकी 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। फिर से इसका मैकेनिज्म समझ लो, पहले जो बड़े वाला घन था उसका आयतन निकाला, उस बड़े वाले घन का आयतन निकाल के ये जो आयतन होगा ये छोटे 27 घनों के बराबर होगा, और छोटे वाले घन की भुजा को मैंने ए मान लिया, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 27 A की घात 3। अब ये इसके किसके बराबर है, बड़े वाले के आयतन के बराबर है, 27 से भाग कर दूंगा तो छोटे वाले एक घन का आयतन आ जाएगा। और जब हमारे पास घन का आयतन आया हमें भुजा निकालनी है, तो भुजा बराबर, जब भी हमें भुजा निकालनी होती है तो ये जो भुजा बराबर होती है उसके घन के घनमूल के बराबर हो जाती है, उसके क्षेत्रफल के। ठीक है। प्रश्न संख्या 54 क्या कह रहा है, 2100 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, किसके 2100 के। तो अभी मैंने आपको बताया था बच्चे जब मैं सोल्व कर रहा था कि बच्चे अगर मेरे पास 2 जीरो है तो इसके अंदर 2 बार 5 और 2 बार 2 जरूर आएगा, तो ये तो आगे इन 2 जीरो का काम खत्म हो गया। अब बचा हमारे पास 21 के हम अभाज्य गुणनखंड हमें जानते ही हैं, 3×7 3×7 = 21 होता है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे जिसके अंदर 2 2 3 7 5 5 आएगा, तो 2 2 3 7 और 5 5, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ऐसे भी पता लगा सकते हैं, दूसरा तरीका बताता हूं मैं, 2100 के गुणनखंड ऐसे कर लो अभाज्य, तब भी आपका आंसर आएगा, जैसे 2 × 2 0, 2×5 10 और फिर 0, फिर 2 से हम काटेंगे 2×5 10, 2×2 = 4 और 2×5 10, फिर यहाँ से बच्चे फिर से हम इसके गुणनखंड करेंगे, 2×2 = 4, 2×5 10, 2×2 = 4 और 2×5 5 से इसको काट लेंगे, 5 × 5 0, 5 × 5 25 और फिर 5×2 = 10, 5 × 5 और 3×7 21 और 7 × 7, तब भी आपके गुणनफल आया है 2 2 5 5 3 7, 2 2 5 5 3 7, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 भी बहुत अच्छा सवाल है, और ये भी काफी बच्चों ने सही किया होगा, लेकिन गलत भी इसको बहुत सारे बच्चों ने किया होगा। पहले सवाल का अच्छे से मतलब समझ लो, एक कमरे की लंबाई है 15 मीटर, ये कमरा है, इस कमरे की लंबाई है 15 मीटर, और इसके अंदर छोटी छोटी टाइल्स हमें बिछानी है, इस कमरे के पूरे के अंदर हमें टाइल्स बिछानी है, और इस टाइल्स की हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है। ये जो हमारी टाइल्स है इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर, और इसके अंदर जो कमरे के हैं ये 7500 टाइलें टोटल लग जाएंगी। जब इस कमरे के अंदर पूरी टाइलें लग जाएंगी तो वो टाइलें होंगी 7500।
इस कमरे की हमें चौड़ाई बतानी है, चौड़ाई हमें नहीं पता, इसकी ब्रेथ नहीं पता क्या होगी। तो बच्चे देखो, ये जो हमें 7500 टाइलें बिछाई जाएंगी, ये इस पूरे कमरे के अंदर आएंगी, पूरे फर्श के अंदर। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे कमरे का क्षेत्रफल है, कमरे का क्षेत्रफल, जो कमरे का एरिया है, वो किसके बराबर होगा? 7500 टाइल के क्षेत्रफल के बराबर होगा, है कि नहीं? क्योंकि कितनी टाइल इसमें लगेंगी। लेकिन दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है यूनिट की। उत्तर हमारा सब मीटर में है और ये हमें सेंटीमीटर में दी हुई है, तो हम इन सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल लेंगे। कैसे बदल लेंगे? कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई तो है 15 मीटर और चौड़ाई मुझे निकालनी है जो कोई बी। 7500 और टाइल का क्षेत्रफल भी क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन बच्चे यहाँ पे जो लंबाई हमें दी है वो सेंटीमीटर में दी है, ये हमें लंबाई किस में दी है? सेंटीमीटर। और मीटर बदलने के लिए सेंटीमीटर को 100 से क्या करते हैं? भाग। उसकी लंबाई हो जाएगी 15/100 मीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में बदलेंगे तो ये भी बच्चे 12/100 मीटर हो जाएगी। अब इसको यहां से हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल हो गई। 25 तिया 75 और 25 चौका 100 हो गया और 4 से 12 कटा, 4 तिया 12। तो ये हो जाएगा बी बराबर 3 × 15 × 3 और डिवाइड बाय, जो यहाँ गुणा में है वो इधर आके डिवाइड में होता है, 15 से 15 कट जाएगा। बी बराबर 3 तिया 9 मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बस कंसेप्ट क्या है कि कमरे के अंदर बिछी हुई टाइलों का जो क्षेत्रफल है वो कमरे के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। दूसरा आपको यूनिट में ध्यान रखना है, मीटर में देखो सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर तो 9 आया। मीटर में हमें सारे दिए हैं, ये भी मीटर में दिया हुआ है, लेकिन टाइल्स की जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में दी है, तो इसको हम मीटर में बदल लेंगे। और ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं, उसमें 1/100 मीटर होते हैं, तो इसलिए हमें जो सेंटीमीटर उसको 100 से डिवाइड किया जिससे कि वो मीटर में बदल जाए। क्लियर बच्चे? कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ऑलवेज वेलकम। बस आप लोग अच्छी तैयारी करो, सिलेक्शन लेके आओ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये भी अच्छा सवाल है और आपने देखोगे अगर आप तैयारी कर रहे हो मेरे चैनल से तो एक एक सवाल आपको वहां पे करा हुआ मिलेगा इनमें से। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं कितनी संख्या होती है? 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या बताओ। तो बच्चे अगर हमें 2 अंकों की कुल प्राकृतिक संख्या निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999 और इसमें से हमें सभी 2 अंकों की संख्या को हटा देना है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है हमारी 99। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या में से जब हम 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हैं, हटा देते हैं, तो हमारे पास सारी संख्या 3 अंकों वाली 2 अंकों वाली ही बच जाती है। सॉरी 2 अंकों वाली पूछा था ना, सॉरी सॉरी सॉरी। तो हमें 2 अंकों वाली चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे और उसमें से 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999 और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 90। तो 2 अंकों की जो कुल प्राकृतिक संख्या होती है वो टोटल 90 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इसी तरीके से बच्चे आपको वो पूछ लेता कि 3 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 3 अंकों की। तो अगर 3 अंकों की पूछेगा तो हमें क्या करना है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है और उसमें से सभी 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याओं को माइनस कर देना है। तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 अंकों की संख्या हो जाएगी 900। लेकिन आपको इतना सब भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई कि जब 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो होगी 90। 3 अंकों की जो है कुल प्राकृतिक संख्या पूछेगा, 2 अंकों की कुल प्राकृतिक संख्या 90, 3 अंकों की कुल पूछेगा तो हो जाएगी 900। यानी कि जितने अंकों की पूछता है उतने उसके पीछे जीरो लगते चले जाएंगे 9 के। 4 अंकों की पूछेगा तो 9000, 1 अंक की पूछेगा तो केवल 2 लगेगा। ठीक है, तो 2 अंकों की वाली प्राकृतिक संख्या कितनी होगी बच्चे? 90 हो गई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला है एक संख्या, एक संख्या को उसके अंकों के योगफल से घटा दिया जाए तो वो हमेशा किससे विभाजित होगी? तो ये याद रखने वाली बात है, अगर एक संख्या को उसके अंकों के योगफल से घटाते हैं तो वो हमेशा 9 से विभाजित होती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने एक संख्या 13 ले ली, तो ये संख्या आपकी 13 हो गई। अब इस संख्या को इसके अंकों के योगफल से घटाना है। अंकों के योगफल यानी कि 1 + 3 बराबर कितना हो गया? 4। तो 13 में से 4 घटाए तो कितना आया? 9। तो देखो 9 से विभाजित होगी कि नहीं? आप कोई भी संख्या लेकर ऐसे कर सकते हो और आपका वो हमेशा 9 के पहाड़े में जरूर आएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अच्छा, उसके यहाँ पे एक चीज और भी वो दे सकता है कि कोई संख्या को उसके अंकों के योगफल से घटाने की जगह क्या दे दिया जाए? जोड़ दिया जाए। घटाने की जगह जोड़ दिया जाए तब वो किससे विभाजित होगी? तो ऐसी कंडीशन में संख्या हमेशा 11 से विभाजित होती है। जब उसके अंकों के योगफल को उसमें से ही जोड़ दिया जाए तो वो 11 से होगी और घटाते हैं तो वो हमेशा 9 से विभाजित होगी। अगला प्रश्न देखिएगा, इसको भी आपको सरल करना है और सरलीकरण में बोर्ड मास का ध्यान रखना है। तो इसको लिखा है 1/13, 7 प्लस पहले हमें क्या करनी है? गुणा, 2 पंजे कितना हो गया आपका? 10
और गुणा में कितना है 11, तो इसको 11 से गुणा करेंगे 110, 2 पंजे 10, 11 दशा में 110, प्लस 13 को 2 से गुणा करा तो 13 दूनी हो गया आपका 26, 1/13। अब बच्चे पूरे ब्रैकेट को प्लस आ गया तो सबको प्लस करेंगे, कितना हो गया आपका 7 और 6 13, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 हो गया 143। 13 से इसको भाग कर दो, 13 ही कम 13 का 14, 1 बचा 13 और 13 ही कम 13, उसको हल करने के बाद मिलेगा आपको 11। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, देखो इसमें हमें सबको प्लस करना है, लेकिन यहाँ पर प्लस करने में बहुत सारे बच्चे अक्सर गड़बड़ कर बैठते हैं। जब हमें दशमलव की संख्या दी जाए और इनको प्लस या माइनस करना हो, तो ऐसी कंडीशन में बस एक ही रूल को आपको फॉलो करना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होनी चाहिए। तो 6.6 है, तो दूसरा है दशमलव के नीचे दशमलव लिखो, फिर जो संख्या कहीं पर भी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, 0 0 6, और अंक के नीचे अंक होना चाहिए, दशमलव के नीचे 66 6006, बस ये रूल आपको फॉलो करना, उसके बाद आप आसानी से इसको प्लस कर दोगे। प्लस करेंगे 6 और फिर ये आपका 6 हो गया, 6 आपका 12, एक हासिल इधर रख दो, दशमलव की फिर दशमलव, 6 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24 और एक कितना हो गया 25, और 6 और एक कितना हो गया आपका 25, और 6 और 2 हासिल लगे, 6 2 आपका 8, तो उत्तर आ गया 85.2 666, 85.2 666। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। कभी भी दशमलव को जोड़ोगे या घटाओगे, बस एक ही रूल ध्यान रखना, दशमलव के नीचे दशमलव और अंक के नीचे अंक होना चाहिए, फिर उसको प्लस माइनस जो आपको करना है आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका 0.0725 को सरलतम भिन्न में बदलो। अगर हम इसको फ्रैक्शन बदलते हैं तो हमारा क्या उत्तर मिलेगा? तो सबसे पहले बच्चे दशमलव के बाद को आपको गिनने के अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने अंक है 5 है, तो कितना था, 1 मिनट, ये था 0.0725। अब दशमलव के बाद पहले अंक गिनो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 अंक है, आपको लिखना है 725, जीरो है आगे और कोई संख्या नहीं है तो छोड़ देंगे, ये जीरो नहीं लेंगे, बटे में आपको 4 है तो एक के आगे 4 जीरो यानी कि 10,000। अब इसको कह रहा है सरलतम रूप में लिखो, तो सरलतम रूप मतलब इसको काट दो, 5 एकम 5 बचे 2, कितना हो गया 22, 5 चौक 20 और पंजो पंजो 25, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 3 जीरो लगा देंगे इसके पीछे, उसके बाद फिर 5 दूनी 10 और 5 नीम 45, 5 चौक 20 और यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे, तो कितना है उत्तर 29/400। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो बच्चों अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुंच गए तो इसका मतलब आप अच्छे मन से तैयारी कर रहे हो और आपको 100% सिलेक्शन लेना है, क्योंकि भाई लास्ट तक वीडियो को वही बच्चा टिकता है जिसको एकदम अच्छे से तैयारी करनी है। तो ये इस तरह के आपको सवाल मिलेंगे पेपर में, आपको समझ में आ गया लेवल आसान नहीं होता, लेवल देखो टफ होता है, ये पेपर भी टफ लेवल में आया था, बहुत सारे बच्चे इसमें सवाल कर नहीं पाए थे, गलत हुए थे, मैंने खुद अपने आप से बच्चों से। उसके बाद जो इसका अगला भाग आता है, इसका जो अगला भाग होता है वो होता है आपका मान, उसमें हिंदी आती है, अगर आपने इंग्लिश में फार्म भरा है तो इंग्लिश आ जाएगी, हिंदी में भरा है तो इंग्लिश, और उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से अनुच्छेद मिलेंगे, तो इन अनुच्छेद को आपको ध्यान से पढ़ना है और इनके जो उत्तर हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं, ताकि मुझे पता तो चले कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जिन बच्चों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कि वो खुद भी कुछ मेहनत करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। तो देख लो अनुच्छेद आपको इस तरह मिलेंगे, पहले इसको पढ़ना है और पढ़कर इसके प्रश्न मिलेंगे, आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। पहला अनुच्छेद होगा आपका, पहले ध्यान से एक बार मैं थोड़ा रोक देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसके प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसको सोल्व करना आराम से, फिर उसके बाद आपको आगे भी ऐसे अनुच्छेद मिलेंगे, और यहाँ पर भी आपको जो है पढ़ना है इसको ध्यान से और पढ़कर इनके उत्तर देने हैं। यह आपको गया आपका अनुच्छेद 3, और इस 3 के 71 72 73 और 74 4%, और ऐसे ही आपका अनुच्छेद नंबर 4 है, इसके भी आपको इस तरह से प्रश्न मिलेंगे, और टोटल आपके फिर जो है 80% हो जाएंगे। और इसका जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो मैंने क्लास नंबर 1 में कराया था, जिसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिसे बच्चों को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत